आज आप लोगों को समास बताने वाला हूँ। समास का परिभाषा वही रहेगा, कंसेप्ट बिल्कुल हट करके रहेगा और इस वीडियो के बाद आप लोगों को समास पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम परिभाषा पर यहाँ पर जोर नहीं देंगे, उनके कंसेप्ट पकड़ने पर जोर देंगे। ठीक है, तो क्या है कंसेप्ट? तो पहले तो समास का परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा आप लोग पढ़े ही होइएगा कि दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि दो तीन पद होंगे, जैसे कि राजा की कन्या तीन पद हुआ, तो इनका एक पद जो है यानी कि ये की वो गायब हो गया और आपका जो बना वो शब्द नया जो है वो क्या है? राजकन्या। फिर उसी तरह से भाई और बहन, भाई और बहन को ये और को हटा दिया गया और क्या आ गया? भाई बहन। ठीक है, तो आपको समास के 6 भेदों को पकड़ना है। ठीक है, उसमें से पहला जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को पकड़ने का परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं। तत्पुरुष समास को पकड़ने का तरीका क्या है कि आपको कारक की भेद 8 याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में, पर ये जो है इसको ध्यान में रखना होगा। अगर ये ध्यान में है तो आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे तत्पुरुष समास वही होगा जिसको विग्रह करने पर उसका चिन्ह आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को बला। ठीक है, जैसे चिड़ी मार को तोड़ेंगे तो चिड़िया को मारने वाला को क्या कहेंगे? तो चिड़िया को आ गया, तो ये तत्पुरुष ही समास है। ठीक है, रस भरा मतलब रस से भरा, तो ये से आ गया तो ये तत्पुरुष समास ही होगा। देवालय मतलब देव के लिए आलय। ठीक है, राजा राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। आप लोग समझ रहे हैं बातों को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बहुत अच्छे से समझा करके फिर बता दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देख सकते हैं, आपको समझ में बहुत अच्छे जल्दी से आ जाएंगे। फिर आपका जो है अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो होता है उनका भी परिभाषा आप देख सकते हैं। ठीक है, परंतु इनका कंसेप्ट क्या है कि इनका ये जो दूसरी लाइन है वही इनका कंसेप्ट है कि प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। कहने का मतलब ये है कि पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा। विशेषण को अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो एक बार सुन लीजिए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, बस ऐसा ही शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेषता बतलाएगा, 2 शब्द होगा उसमें, जैसे कि इसमें वीर वाला है ना, तो इसमें 2 शब्द दिख रहा है, इसमें से एक शब्द जो होगा पहले वो दूसरा शब्द का विशेषता बतलाएगा। जैसे वीर वाला तो वीर है, क्या है? वीर है। या नील कमल, कमल का क्या विशेषता बता रहा है? कि नीला है। ठीक है, ऐसे करके आप देख लेते हैं कि पहला जो पद है, शब्द है, वो दूसरी की विशेषता बतला रहा है। अगर बतला रहा है तो वो कर्मधारय ही समास होगा। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? तो बहुव्रीहि समास बहुत सिंपल होता है, आप पकड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसमें कुछ विशेष अर्थ ग्रहण करता है, बल्कि समस्पशकिनी अन्य शब्द का बोध होता है। तो आप देखिए, जब भी अन्य शब्द का बोध करवा दे वैसे शब्द को हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, वैसे समास को बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन कह देने का मतलब ये हुआ नहीं कि दशानन, कहने का मतलब ये हुआ रावण। लंबोदर कहने का मतलब लंबा जिसका उदर है वो नहीं हो, बल्कि गणेश भगवान। ठीक है, नीलकंठ कहने का मतलब जिसका नीला कंठ है उसको नहीं, बल्कि भगवान शिव को, मतलब एक अन्य शब्द का बोध करा रहा है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इस शब्दों को और वो बता रहा है भगवान शिव को। ये बीना पानी बता रहा है कि माँ सरस्वती को। तो इस तरह से अगर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले या अन्य शब्दों को बता दे तो उसको बहुव्रीहि समास कहेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है अव्यय भाव समास। तो इसका पहला पद अव्यय होगा। अव्यय का मतलब होता है ये समय, लिंग या किसी भी कारण से चेंजिंग नहीं होता है वाक्य में। तो इसका जो इसमें भी 2 शब्द है, प्रतिदिन
इसमें दिन और प्रति दो है, तो दो शब्दों में से पहला जो शब्द होगा वो अव्यय होगा, यानी कि कभी भी ये टेंस के हिसाब से या किसी के हिसाब से चेंजिंग नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। और ये यूज कैसे होगा, तो क्रिया विशेषण के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया की विशेषता बतला देगा। जैसे कि कोई दौड़ता है तो वो तेज दौड़ता है, तो उसी तरह से प्रतिदिन वो काम करता है, तो कैसे करता है, प्रतिदिन करता है। तो इस तरह से अगर उसमें काम जोड़ करके आप देख रहे हैं, कोई काम लगा देते हैं, जैसे अकारण उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु यानी मरना काम है, तो अगर इस तरह से लगा करके देख रहे हैं और उस काम को और उसकी विशेषता वो बतला दे रहा है, तो आप उसको अव्ययभाव समास में नोट कर सकते हैं और टिक मार सकते हैं। परंतु इसमें कुछ अव्ययभाव समास ही होते हैं, इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं अव्ययभाव समास को, ठीक है। जैसे कहीं गेस से चाहे कहीं से आप कुछ क्वेश्चन 10-12 अगर हो गया तो बहुत हो गया, ठीक है, उसी से आता ही एग्जाम में। अगला जो है वो द्वंद्व समास है, ठीक है। ये द्वंद्व समास बहुत ईजी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसके सभी पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें दो पद होंगे, यानी कि माता पिता, जैसे दो शब्द जब भी आ जाए तो आप उसको द्वंद्व समझिएगा। द्वंद्व मतलब दुई, द्वंद्व मतलब दुई, ठीक है। द्वंद्व समास यानी दूगो, भाई और बहन, जैसे इसमें हाइफन का मतलब और भी होता है, तो दाल भात चाहे कुछ भी इस तरह से आ जाए, दो जिसमें दिखे दो चीज़ है, तो उसको आप द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है द्विगु समास, और ये ही लास्ट समास है, ठीक है। द्विगु समास बहुत अच्छे समास है, इसको भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि विशेषता तो बतलाएगा परंतु संख्या से बतलाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि त्रिफला, फला का जो त्रि मतलब 3 फल वाला, तो ठीक है। चौराहा मतलब 4 रास्तों वाला, यानी कि संख्या से जो भी शब्द शुरू हो जाएगा तो ये हो जाएगा द्विगु समास। आप कहेंगे कि दशानन जो है वो 10 से शुरू हुआ है, आप बोल सकते हैं कि दशानन जो है वो क्या है, 10 से शुरू है, तो आप इसको इसमें रखेंगे या उसमें रखेंगे, तो आप बहुव्रीहि में ही दशानन को रखें। अगर ऑप्शन है तो आप इसमें भी रख सकते हैं द्विगु में, क्योंकि ये संख्या को भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों कार्य करेंगे। तो फिर ये अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको जिनको समझने में दिक्कत हो रही है वो आसानी से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।